सुनहरे भविष्य का सपना देख रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए है, क्योंकि इस चैनल पे आपके लिए एक बेहतर कंटेंट डाला जाएगा। अगर आप डाला जा चुका है और डाला जाता रहेगा, अगर आप कक्षा 11 के विद्यार्थी तो भी ये चैप्टर आपके लिए है, या ये PDF आपके लिए है, या आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं तो और अपने भविष्य को मजबूत और सुनहरा बनाने चाहते हैं तो हम आपके साथ प्रयास कर रहे हैं। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें, चाहे वो BSTC हो, PTET हो, या पुलिस, आर्मी, SSC, या रीट, या कहें कि RPSC का कोई भी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम में जहां पॉलिटिकल साइंस का आपके लिए कोई पार्ट है, वहां आपके लिए ये अति महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे। तो महत्वपूर्ण फैक्ट की बात आज हम कर रहे हैं। तो हम लोकप्रिय संप्रभुता पे आधारित संविधान यानी संविधान की विशेषता, इससे पहले संविधान कैसे बना, संविधान बनाने के लिए जो समिति बनी थी कैबिनेट मिशन, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। संविधान सभा के बारे में बात कर चुके हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट पे बात कर चुके हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले और वहाँ जुड़ जाएं। आज हम संविधान की विशेषताएं देखने वाले हैं। भारत का संविधान लोकप्रिय संप्रभुता पे आधारित संविधान है, अर्थात यहाँ जो भारत संविधान में जो शक्ति दी गई है वो जनता को दी गई है। भारतीय जनता द्वारा निर्मित संविधान है और जो अंतिम शक्ति है वो भारतीय जनता को संविधान ने प्रदत्त की है, किसी सरकार ने प्रदत्त नहीं की है। तो लोकप्रिय संप्रभुता पे आधारित संविधान है। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग दृढ़ संकल्प होकर हम भारत के लोग, ये बात बताती है कि ये लोकप्रिय संप्रभुता वाला देश है। हम भारत के लोग दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। बड़े कंपटीशनों में ये जो शब्द हैं अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित, इनका क्रम भी पूछ लेते हैं कि पहले अंगीकृत है, फिर अधिनियमित है, फिर आत्मर्पित है। महत्वपूर्ण फैक्ट है 26 नवंबर 1949 को, ये अपना महत्वपूर्ण फैक्ट है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। अब आगे हम देख लेते हैं कि उद्देशिका यानी प्रस्तावना संविधान की विशेषताओं में शामिल है। तो प्रस्तावना में क्या शामिल है कि संविधान, भारत का जो संविधान है वो मौलिक उद्देश्य और लक्ष्यों को संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया है। और इसके महत्व को देखते हुए KM मुंशी ने इन्हें राजनीतिक कुंडली का नाम दिया है। प्रस्तावना के महत्व के कारण ही इसे संविधान की आत्मा कहा गया है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है कि संविधान जो प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा, उसकी महत्व के कारण जानी जाती है। मूल प्रस्तावना में, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है अपना, मूल प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को नहीं जोड़ा गया था। तो ये 42वां संविधान संशोधन किया 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार के समय, और ये जोड़ा गया समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। मेरे याद करने का जो तरीका था, क्योंकि कंपटीशनों में आजकल इसका क्रम पूछते हैं, पहले वाली बात नहीं रही है। कंपटीशनों का जो एग्जामिनर हैं उनका व्यू चेंज हो गया है, वो आजकल इसका क्रम पूछने लग गए, क्योंकि बच्चों को याद हो जाता समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, इतना सबको याद रहता है, लेकिन इनका क्रम नहीं याद रहता। तो मेरा जो तरीका था मैं बता देती हूँ, आप अपना की पॉइंट खुद बना लें। खुद का बनाया हुआ और भी मजबूत होता है। खुद के भविष्य को मजबूत बनाने के लिए खुद प्रयास करें तो और भी शानदार रिजल्ट हमारे सामने आता है। जैसा हमारा संघर्ष होगा, सफलता भी उतनी शानदार होगी। आप एक दिन ज़रूर ऊंचाइयों पे पहुंचेंगे। तो आप प्रयास करें। समाजवाद के लिए मैंने S लिया, पंथ निरपेक्ष के लिए मैंने P लिया, और अखंडता के लिए मैंने A लिया। तो मैं तो ऐसे बनाती थी, सपा बना लिया मैंने SPA, तो मेरे याद हो जाता था। कब भी इस प्रकार से हम की पॉइंट बना लें, की वर्ड बना लें, तो हमें हमेशा याद रहता है। तो KM मुंशी ने संविधान की प्रस्तावना की विशेषता का उल्लेख करते हुए इसे राष्ट्र की एकता और व्यक्ति की गरिमा को विशेष महत्व दिया है। तीसरी जो विशेषता है हमारे संविधान की, विश्व का सबसे बड़ा संविधान। भारत का संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक है। इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी।
मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। अनुच्छेद आज भी 395, कुछ आपको 400 और कुछ बताएंगे। हाँ, अनुसूचियाँ ज़रूर बढ़ी हैं, अनुसूचियाँ 12 हो गई हमारी, लेकिन अनुच्छेद आज भी मूल अनुच्छेद 395 ही हैं, क्योंकि 396, 397, 398 ऐसे कहीं नहीं जोड़ा गया। हाँ, कहीं जोड़ा है तो जैसे 51 कै, 51 खै, 51 गै, 51 ऐसे जोड़े। तो उस तरीके से संख्या को गिन के कुछ लोग बता देते हैं कि 400 और कुछ। वर्तमान में संवैधानिक संशोधनों के बाद इसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखें आप। 12 अनुसूचियाँ हैं, तो 12 अनुसूचियों को कब कब जोड़ा गया, हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को। कि 8 अनुसूचियाँ मूल संविधान का मतलब है जब हमारा संविधान बना उस समय की बात। तो उस समय 8 अनुसूचियाँ थी, आज हमारी 12 हो गई है। तो 9 कब जुड़ी, 10 कब जुड़ी, 11वीं अनुसूची कब जुड़ी और 12वीं अनुसूची कब जुड़ी, ये सब हम बात करेंगे। अब बड़ा संविधान कैसे है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका इतना बड़ा देश है, उसके संविधान में भी 7 ही अनुच्छेद हैं। कनाडा में भी 147 हैं, ऑस्ट्रेलिया में, ये उदाहरण दिया है, दक्षिण अफ्रीका में 153 हैं और स्विट्ज़रलैंड में 195 हैं। तो भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। तो इसका मतलब संविधान विस्तृत है, हमारा संविधान बड़ा है। तो भारतीय संविधान की विशेषता है कि ये एक विस्तृत और बड़ा संविधान है, लिखित और निर्मित संविधान है। चौथी विशेषता हमारी लिखित और निर्मित संविधान है। तो चौथी विशेषता को देख लेते हैं हम कि भारत का संविधान अमेरिका, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड संघीय संविधानों की भांति लिखित और निर्मित संविधान है। क्योंकि संघीय व्यवस्था अगर हमने अपना ली तो उसके लिए लिखा हुआ संविधान जरूरी है। तो लिखा हुआ संविधान ही है हमारा, और हमारी संघीय व्यवस्था है जो कनाडा से प्रभावित है। ये हमने पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं इसका निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया और उसमें समय लगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का, यानी एक निश्चित समय में हमारा संविधान लिखा गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा संविधान लिखा हुआ संविधान है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक जो गणराज्य है वो हमारे संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है। संविधान में स्पष्ट किया गया कि भारत आंतरिक और बाह्य मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। इस अर्थ में भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। देश की संप्रभुता जनता में निहित है। अब भारतीय की जो संप्रभुता है वो अंतिम शक्ति जनता को दी है। तो ये हम ऊपर देख चुके, भारत एक गणराज्य है क्योंकि यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। जैसे ब्रिटेन में राजा है तो वो वंशानुगत है, उस तरीके से भारत में नहीं है। तो भारत एक गणराज्य है। तो आपसे पूछा जाए कि भारत एक गणराज्य है तो कैसे है, क्योंकि यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष, देश का जो अध्यक्ष है राष्ट्रपति, उसका निर्वाचन एक निश्चित समय के लिए जनता द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से होता है। संसदीय शासन व्यवस्था हमारे संविधान की सबसे बड़ी व्यवस्था और इसे कहते हैं इंग्लैंड की वेस्टमिनिस्टर प्रणाली, यानी भारतीय संसदीय व्यवस्था अमेरिका की वेस्टमिनिस्टर प्रणाली से प्रभावित है। इस प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में सामूहिक घनिष्ठ संबंध होता है और जो कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इस प्रणाली की विशेषता है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होता है और कार्यपालिका है यानी सरकार है, वो व्यवस्थापिका यानी कानून बनाने वाली संस्था के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। यानी कहें कि लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, या कहें कि संसद के निम्न सदन के प्रति, संसद के निम्न सदन लोकसभा कहलाता है, तो लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी है। अब हम आगे देख लेते हैं कि देश के राष्ट्राध्यक्ष का पद गरिमा और प्रतिष्ठा का पद यानी एक संवैधानिक प्रधान है। हमारा राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रधान है। तो ये पद है, ये गरिमा और प्रतिष्ठा का है, परंतु इसकी स्थिति संवैधानिक प्रधान की है। वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है और मंत्रिमंडल का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। मंत्री परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। इसलिए वास्तविक शक्तियाँ मंत्री परिषद प्लस प्रधानमंत्री के पास आ जाती हैं। संसद का विश्वास समाप्त हो जाने पर मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना। इस व्यवस्था में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है। संसदीय
व्यवस्था की विशेषता पढ़ रहे हैं। तो अब हम जो संविधान की विशेषताओं के साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ें सीख रहे हैं। संसदीय व्यवस्था क्या है, संसदीय व्यवस्था में किस तरीके से काम होता है। भारत में संसदीय व्यवस्था को केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी अपनाया गया है, जहां राज्यपाल राज्य का संवैधानिक होता है और वास्तविक अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री प्लस मंत्रिपरिषद, या कहें कि वहाँ की विधान सभा। संपूर्ण देश के लिए संविधान। मेरे साथ आपके लिए राजनीति विज्ञान सीखना सरल और सहज हो जाएगा, क्योंकि मैं राजनीति विज्ञान की एक लेक्चरर हूँ, जो कि RPSC के कॉलेज लेक्चरर तक का सिलेक्शन मैंने तय किया है। संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के लिए पृथक पृथक संविधानों की व्यवस्था होती है। भारत का संविधान केंद्र और राज्यों में समान रूप से लागू होता है। तो संपूर्ण देश के लिए एक ही संविधान है। अमेरिका की तरह अलग अलग हमारे व्यवस्था नहीं है। तो अब हम आगे देख लेते हैं कि मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार और कर्तव्यों की व्यवस्था किस तरीके से है। मानव के समुचित विकास के लिए, या कहें कि सर्वांगीण विकास के लिए या व्यक्तित्व के विकास के लिए संविधान निर्माताओं ने देश के नागरिकों को 7 मूल अधिकार दिए थे। शब्दों पर ध्यान दें आप, 7 मूल अधिकार दिए थे, लेकिन वर्तमान में 7 नहीं है। मूल संविधान में पूछा जाए तो 7 और वर्तमान में पूछा जाए तो 6 अभी अपने पास अधिकार। अब ये 6 क्यों रहे, ये कहाँ से घट गए, एक कहाँ घटा। तो 44वें संविधान संशोधन, जो कि 1978-89 में संशोधन हुआ, और उनकी संख्या अब 6 रह गई है। समानता, स्वतंत्रता, 6 मूल अधिकार, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 6, संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन से पूर्व मूल अधिकार था, यानी मौलिक अधिकार था, परंतु अब ये कानूनी अधिकार रह गया है। मौलिक अधिकार की विशेषता देख लेते हैं हम थोड़ी सी, कि मौलिक अधिकार वाद योग्य होते हैं और इनका हनन होने पर नागरिक न्यायालय की शरण ले सकते हैं। ये अधिकार विधानमंडल और कार्यपालिका की शक्ति को सीमित करती है। कहने का मतलब केंद्र की जो सरकार है कार्यपालिका, उसकी शक्तियों को सीमित करता है, राज्यों की सरकार है विधानमंडल, उसकी शक्तियों को सीमित करता है। अब हम देख लेते हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई थी। यानी कहें कि मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे हमारे, मूल कर्तव्य थे। तो मूल संविधान में कोई कर्तव्य निर्धारित नहीं किया गया था। ये तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इंदिरा गांधी सरकार के समय सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इन्हें शामिल किया गया। तो ये बाद में जुड़े हैं। एक मूल अधिकार फिर 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो वर्तमान में पूछा जाए तो हमारे पास 11 मूल अधिकार हैं, मूल कर्तव्य हैं, 11 मूल कर्तव्य। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने संबंधी मूल कर्तव्य जोड़ा गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी हमारे संविधान की विशेषता है। तो हम ये विशेषता देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट है कि हमने नीति निर्देशक तत्व किस देश से ग्रहण किए हैं। तो संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों को, संविधान का भाग 4 महत्वपूर्ण फैक्ट, भाग 3 में मूल अधिकार हैं, तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। सामाजिक आर्थिक विकास, न्याय और समानता के उद्देश्यों को सामने रखते हुए निर्देशक तत्वों के लिए प्रेरणा का कार्य करते हैं। यानी सरकार के लिए एक प्रेरणा का कार्य करने वाले तत्व कौन से हैं? तो नीति निर्देशक तत्व सरकार के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। यानी सरकार जब भी काम करेगी, कोई भी कल्याणकारी कार्य करेगी, तो वो नीति निर्देशक तत्वों को ज़रूर ध्यान रखेगी। ये वाद योग्य नहीं हैं, ये भी ध्यान रखें आप। मूल अधिकार वाद योग्य हैं, लेकिन ये नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं हैं। ये सरकार के लिए सकारात्मक निर्देश हैं, जिनकी उपेक्षा किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है। ये लोक कल्याणकारी राज्य के लिए आवश्यक तत्व है। समाजवादी राज्य, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत को समाजवादी गणराज्य घोषित किया गया। यानी भारत का राज्य समाजवादी राज्य बनाया गया। मूल संविधान में इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद शब्द को अपनाया गया। और क्योंकि संविधान निर्माता भावी पीढ़ियों पर किसी विचारधारा को नहीं थोपना चाहते थे,
क्यों नहीं शामिल किया? क्योंकि अपने जो संविधान निर्माता थे वो भावी पीढ़ी पर किसी प्रकार की विचारधारा थोपना नहीं चाहते थे। लेकिन आज भी हमारी जो समाजवादी व्यवस्था है वो पश्चिमी समाजवाद की तरह नहीं है। हमने समाजवाद को भी अपनाया है तो वो भी भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ही अपनाया है संशोधन के साथ। तो हमारी जो समाजवादी व्यवस्था है वो पश्चिमी देशों की समाजवादी व्यवस्था की तरह नहीं है। पंथ निरपेक्ष राज्य, अब हम देख लेते हैं पंथ निरपेक्ष राज्य कौन सा होता है। धर्म के क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता प्रदान की गई है और ये अनुच्छेद 25 कहता है धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान हैं। संविधान सभा में मूल संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द प्रयोग नहीं किया गया था। ये भी हमने 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा है। पीछे ऊपर हमने देख लिया था कि 42वें संविधान द्वारा सपा शब्द जोड़ा गया, यानी समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। वेंकट रमन के शब्दों में देख लेते हैं, पंथ निरपेक्ष राज्य न धार्मिक है और न ही अधार्मिक और न ही धर्म विरोधी है, वरन धार्मिक कार्यों, धर्म संबंधी जहाँ भी कार्य होंगे सिद्धांतों से सर्वदा पृथक है, धार्मिक मामलों में सदा तटस्थ है। नेक्स्ट हम विशेषता देख लेते हैं, एकात्मक और संघात्मक तत्वों का मिश्रण। हमारी 12वें नंबर की जो विशेषता है संविधान की वो एकात्मक और संघात्मक तत्वों के मिश्रण वाला संविधान। कहने का मतलब हम पहले एकात्मक देखेंगे कि एकात्मक क्या होता है, जहाँ शक्तियाँ एक ही जगह केंद्रित हों उसे एकात्मक कहते हैं। और संघात्मक का मतलब है कि जहाँ शक्तियाँ बटी हुई हों, सरकार के विभिन्न स्तरों पे शक्तियाँ बटी हुई हों तो उसे संघीय व्यवस्था कहते हैं। तो उन दोनों तत्वों को हमने शामिल किया है। तो संविधान निर्माता ऐसे संघ का निर्माण करना चाहते थे जिसमें केंद्र सरकार की एकता बनाए रखे, यानी केंद्र सरकार को ज़्यादा पावर दी गई और राज्यों को भी स्वायत्ता मिल जाए, इसलिए इसमें संघात्मक और एकात्मक तत्वों का मिश्रण किया गया। संविधान में ऐसे अनेक प्रावधान हैं जो केंद्र को राज्य की अपेक्षा अधिक शक्तियाँ दी गई, जैसे हमारे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। जब इन सूचियों को हम देखते हैं तो केंद्र सूची में ज़्यादा विषय हैं, समवर्ती सूची में है, फिर राज्य सूची में कम विषय हैं। तो ये स्वाभाविक है या स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि केंद्र सरकार के पास अधिक शक्तियाँ हैं और अवशिष्ट शक्तियाँ भी केंद्र को दे दी गई हैं, यानी अवशिष्ट शक्तियों पे कानून निर्माण की शक्ति संसद को दे दी गई। आपातकाल में केंद्र का सरकार पे नियंत्रण, इकहरी नागरिकता, एकीकृत न्याय व्यवस्था, ये सब हमारे संविधान की विशेषता हैं। एकीकृत नागरिकता यानी भारत का प्रत्येक नागरिक वह राज्य का नागरिक नहीं है, वो चाहे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, सिक्किम कहीं का भी रहने वाला हो, वो भारत का नागरिक है। एकल नागरिकता सबको प्राप्त है। एकीकृत न्याय व्यवस्था यानी अपने सुप्रीम कोर्ट का जो नियंत्रण है वो नीचे से नीचे अधीनस्थ न्यायालयों तक है और अधीनस्थ न्यायालयों की अपील है वो सर्वोच्च न्यायालय तक सुनी जाती है। इस प्रकार की व्यवस्था को एकीकृत न्याय व्यवस्था कहते हैं। एकीकृत न्याय व्यवस्था को जब हम न्याय व्यवस्था पढ़ेंगे तब और भी स्पष्ट तरीके से पढ़ेंगे। ये मोटा मोटा आपको बताया जा रहा है। अखिल भारतीय सेवाएं जैसे IAS, IPS, ये जो सेवाएं हैं अखिल भारतीय सेवाएं, ये केंद्र और राज्य दोनों में काम करते हैं। संसद को राज्यों के पुनर्गठन का अधिकार देकर भी केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, अब ये पहले जम्मू कश्मीर का था लेकिन वर्तमान में ये नहीं है क्योंकि अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय कर दिया गया है, जो जम्मू कश्मीर को विशेष पावर देता था। अनुच्छेद 370 उसको निष्क्रिय कर दिया, इसलिए अब जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये शब्द हम यूज नहीं करेंगे। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति करके भी केंद्र को शक्तिशाली बना दिया गया है। राज्यों की केंद्र पर आर्थिक जो निर्भरता है उसके कारण भी केंद्र शक्तिशाली है। अपनी विशिष्टताओं के कारण भारतीय संघ विश्व की अन्य संघीय व्यवस्थाओं से भिन्न है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को DD बसु, दुर्गा दास बसु ने क्या कहा है कि ये एक संविधान में परिसंघ और एकीक प्रणाली का अनूठा मिश्रण है। तो परिसंघ और एकीक प्रणाली का अनूठा मिश्रण मानने वाले विचारक हैं दुर्गा प्रसाद बसु, जिन्हें हम DD बसु के नाम से जानते हैं। कठोरता एवं लचीलेपन का सम्मिश्रण, तो भारत के संविधान में कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण पाया गया है। भारत के संविधान में संशोधन की 3 विधियां अपनाई गई हैं।
एक साधारण विधि जिसमें संसद के दोनों सदनों की साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। जैसे राज्यों का पुनर्गठन संबंधी कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें दोनों सदनों के पूर्ण बहुमत और उपस्थित 2/3 सदस्यों की आवश्यकता होती है। जैसे संविधान का भाग 3 और 4 इसी श्रेणी में आते हैं, यानी मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व वाले। संविधान के कुछ अनुच्छेद संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में पूर्ण बहुमत और उपस्थित 2/3 बहुमत और साथ ही आधे राज्यों की विधानसभाओं की अनुमति भी आवश्यक है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है वो इसी प्रणाली में शामिल है, जो एक जटिल प्रक्रिया है। उपयुक्त संशोधन की 3 विधियों से स्पष्ट है कि संविधान संशोधन के लिए लचीले, अर्ध कठोर और कठोर विधियों को अपनाया गया है। तो संशोधन की प्रक्रिया पूछी जाए, तरीके 3 हैं, लेकिन संशोधन की जब प्रक्रिया पूछी जाए तो 2 ही हैं, क्योंकि एक तो साधारण बहुमत से ही हो गया। अब आधे राज्यों की विधानसभा वाली एक प्रक्रिया प्लस एक है जो संशोधन के लिए विशिष्ट बहुमत वाली। ये 2 प्रक्रियाओं का इस संविधान में उल्लेख है। एक साधारण बहुमत वाली प्रक्रिया, जब हम ये पूछा जाए कि किस प्रकार से उसकी प्रक्रिया के प्रकार कितने हैं, तो 2 आएगा, क्योंकि कंपटीशनों में इसी प्रकार के उलझे हुए सवाल या शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, प्रजातंत्र के रक्षण, जनता के मूल अधिकार और संविधान की सर्वोच्चता के लिए न्यायिक स्वतंत्रता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई व्यवस्था की गई हैं। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। उन्हें महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों को पर्याप्त वेतन, भत्ते और संरक्षण प्राप्त है। कार्यपालिका के आदेश तथा व्यवस्थापिका के कानून की संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं तो न्यायपालिका उन्हें अवैध घोषित कर सकती है, यानी न्यायिक पुनर्वलोकन द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है। नागरिकों के मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए कौन कौन सी रिट जारी की जा सकती हैं? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार प्रंछा जैसी रिट जारी की जा सकती हैं। इन सभी व्यवस्थाओं के माध्यम से न्यायिक स्वतंत्रता के उद्देश्य को प्राप्त करने की व्यवस्था है। अब 15 नंबर हमारी विशेषता है संसदीय संप्रभुता और न्यायिक पुनर्वलोकन के सिद्धांतों का समन्वय। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक पुनर्वलोकन दोनों के बीच की व्यवस्था, समन्वय यानी दोनों के बीच की व्यवस्था को भारतीय संविधान में अपनाया गया है। इसीलिए भारतीय संविधान एक अनूठा संविधान है। विश्व के विभिन्न देशों की हमने नकल नहीं की, हमने अपनी भारतीय परिस्थितियों के अनुसार, कहने का हमारा मतलब है कि संविधान निर्माता या संविधान बनाने वाले वो व्यक्तित्व है जो संविधान की परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न देशों की अच्छी बातों को ग्रहण कर हमारे संविधान में शामिल किया। तो उनमें संसदीय संप्रभुता ब्रिटेन में है और न्यायिक पुनर्वलोकन की जो सर्वोच्च शक्ति है वो अमेरिका में है। तो इन दोनों सिद्धांतों को हमने शामिल किया है, बीच की व्यवस्था को अपनाया है। जैसे मैंने बता दिया कि ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता और अमेरिका में न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, दोनों को हमने शामिल किया है। अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों की सुरक्षा की व्यवस्था भी हमारे संविधान में शामिल की है। जो संविधान का भाग 16 है वो अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक विशेष प्रावधान करता है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए। 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा ग्रामीण तथा शहरी जो स्थानीय निकाय हैं उनमें महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं। एक भाषा, संविधान में एक भाषा घोषित की गई है, हिंदी को। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 क्षेत्रीय भाषाओं, फैक्ट है ये महत्वपूर्ण अपना, कि 22 क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख समाहित है, यानी 22 भाषाओं को समाहित कर रखा है। आपातकालीन उपबंध 18वीं हमारी ये जो विशेषता है संविधान के भाग 18 में आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 352 में युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो जाए और या अनुच्छेद 356 का प्रयोग कब करेंगे? जब राज्य में किसी संवैधानिक तंत्र का विफल हो जाए। या अनुच्छेद 360 का हम प्रयोग तब करेंगे जब वित्तीय कोई संकट उत्पन्न हो जाए,
तो संपूर्ण देश या देश के किसी भाग में भाग का शासन राष्ट्रपति के अधीन आ जाता है और वहाँ की जो व्यवस्था है वो देश का संघीय रूप है वो एकात्मक रूप में बदल जाता है। वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार की बात हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं कि 18 वर्ष, संविधान में एक ऐसी व्यवस्था की है कि 18 वर्ष से ऊपर का हर भारतीय नागरिक बिना किसी भेदभाव के, वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग, वंश का क्यों ना हो, उसे मताधिकार का अधिकार दिया गया। मूल संविधान में मताधिकार की आयु कितनी थी? 21 वर्ष थी, लेकिन इसे बाद में संविधान संशोधन द्वारा घटाकर 18 की गई। ये भी बात हम विस्तार से करेंगे आगे। राष्ट्रपति देश की एकता का प्रतीक है, तो भारत में राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता का प्रतीक है। राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति विदेशों में भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है, राज्यों की प्रशासनिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करता है। तो राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, तो राष्ट्रपति करता है। विभिन्न देशों में राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राज्यों की प्रशासनिक गतिविधियों की जानकारी राष्ट्रपति को दी जाती है। नेक्स्ट हमारी विशेषता है शांति एवं सहअस्तित्व तथा विश्व भ्रातृत्व का लक्ष्य। संविधान की अनुच्छेद 51, संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया है कि भारत विश्व शांति और सहअस्तित्व के जीवन दर्शन को अपनाएगा और विभिन्न देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध रखेगा। भारत न किसी देश के साथ सीमा या आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेगा और न ही किसी को बर्दाश्त करेगा। और भारत ने चीन के साथ पंचशील की सिद्धांत अपनाए थे। असंलग्नता की नीति का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अनुसरण कर रहा है, यानी गुट निरपेक्षता की नीति का अनुसरण कर रहा है। उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत के संविधान में आदर्श और व्यवहार का समन्वय है और ये एक ऐसा आलेख है जिस पर प्रत्येक भारतवासी को गर्व होना चाहिए और होता भी है। भारत के संविधान की आलोचना कर सकते हैं, कुछ विचारक ऐसे हैं जो आलोचना भी करते हैं, तो जहाँ समालोचना की बात आती है तो विशेषताएं इतनी देख ली तो एक दो आलोचना भी हो सकती है। तो संविधान का स्वरूप अत्यधिक विस्तृत है, यानी बहुत ज़्यादा बड़ा संविधान है, ये भी आलोचना की गई। इसमें मौलिकता का भाव है, मौलिकता का भाव, सत्ता का केंद्रीकरण किया गया है, यानी ज़्यादा शक्ति है वो राज्यों को दी गई है, केंद्र को ज़्यादा शक्ति दी गई है, तो इसमें सत्ता का केंद्रीकरण का भी आरोप लगता है, इसमें मौलिकता के अभाव का भी आरोप लगता है। ये उधार का थैला है, कुछ लोग ये भी कहते हैं। भानुमति का पिटारा है या बेमेल तत्वों का जमावड़ा है, लेकिन ये जो आरोप हैं ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि भारतीय परिस्थिति जो भी बाहर से कुछ हमने अपनाया है, हमारे संविधान निर्माताओं ने अपनाया है, तो वो हूबहू नहीं अपनाया, उनमें संशोधन करके भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ही उनको शामिल किया है। तो कुछ विचारक हैं जो वकीलों का स्वर्ग का भी आरोप लगाते हैं कि इसमें संविधान निर्माताओं में वकील ही ज़्यादा थे, मूल अधिकारों पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए हैं। कुछ ये भी आरोप लगाते हैं कि आपातकालीन प्रावधान लोकतांत्रिक व्यवस्था को सीमित करते हैं, कुछ ये भी आरोप लगा रहे हैं। भारतीय चिंतन को महत्व नहीं दिया गया, ये भी आरोप लगाया जा रहा है। उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद ये विश्व का अनुपम संविधान है। तो उद्देश्य का, यानी हमारी जो प्रस्तावना है वो संविधान के प्रारंभ में सामान्यतः एक प्रस्तावना होती है जिसके द्वारा संविधान में मूल उद्देश्य और लक्ष्यों को स्पष्ट किया जाता है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उद्देशिका को देख रहे हैं। इसके लिए उद्देशिका के लिए आपके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाया जाएगा कि उद्देशिका में संविधान के मूल उद्देश्य और लक्ष्यों को स्पष्ट किया गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना भारत के प्रजातंत्रीय गणराज्य का एक संक्षिप्त लेकिन सारपूर्ण घोषणा पत्र है। प्रस्तावना क्या है? सारपूर्ण घोषणा पत्र है। संविधान के गौरवमय मूल्यों को संविधान की प्रस्तावना में रखा हुआ है। तो संविधान की प्रस्तावना के जो मूल प्रस्तावना है संविधान की वो है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इसको याद करें आप, आजकल क्रम से ही पूछा जाता है। तो सारा, मैं तो SAR
एस सामाजिक के लिए, आर्थिक एक कर लेती, और आर के लिए राजनीतिक के लिए आर यानी सार, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। सबसे ऊपर है व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग से शुक्ल सप्तमी को, जो संवत 2006 थी, विक्रमी एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इस प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। तो घोषणा भाग, हम भारत के लोग संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये बताता है कि जो अंतिम शक्ति है वो जनता के पास है। जनता ही संविधान को बनाने वाली है, निर्माता है, और वो ही से समाप्त कर सकती है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी भारत पर किसी शक्ति का अधिकार नहीं है। भारत आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र है। पंथ निरपेक्षता पीछे हम देख चुके हैं कि 76वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, मूल संविधान में इसकी व्यवस्था नहीं थी। तो धर्म के मामले में हमारा जो राज्य है वो तटस्थ है। समाजवाद शब्द भी 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा है, वो भी हम ऊपर देख चुके हैं। और जो समाजवाद की भावना है, उद्देशिका की आर्थिक धारणा संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेखित होती है। उद्देशिका में समाजवाद शब्द को सम्मिलित कर उसे और अधिक स्पष्ट किया गया है, जिससे समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सके और आर्थिक संचय को रोकने का प्रयास करके मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया जा सके। लोकतंत्रात्मक, हमारी जो सरकार है वो लोकतंत्रात्मक होगी, जनता द्वारा निर्वाचित होगी, जनता के हाथों में ही अंतिम शक्ति होगी। गणराज्य यानी देश का राष्ट्राध्यक्ष है वो वंशानुगत नहीं होकर जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित अवधि के लिए चुना जाएगा। विवरणात्मक भाग, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार का न्याय प्रदान दिया गया है। समानता, बंधुत्व और अखंडता, इनका क्रम पूछ लिया जाता है। तो पहले हमारी प्रस्तावना में जो क्रम है वो है न्याय का। सबसे पहले न्याय है, फिर समानता है, फिर बंधुत्व है, फिर स्वतंत्रता है, फिर बंधुत्व है, फिर अखंडता है। अखंडता को स्पष्ट एवं सुनिश्चित किया गया का संविधान के भाग अनुच्छेद 1 में, संविधान के भाग और अनुच्छेद 1 में कहा गया कि भारत राज्यों का संघ होगा। जो संघ के शब्द को नोट करें आप, राज्यों का संघ, जो संघ के अविभाज्य स्वरूप को प्रकट करता है, यानी संघ विभाजित नहीं हो सकता, राज्य विभाजित हो सकते हैं। तो राज्य भारत में विभाजित हुए हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय 14 राज्य थे, अब 28 राज्य हैं। तो ये स्पष्ट है कि राज्य विभाजित हो सकते हैं। भारत अविभाज्य है, भारत संघ है वो विभाजित नहीं हो सकता। तो इस तरीके से मूल्यांकन किया गया इसका। न्यायाधीश जो महाराजन थे गोपालन बनाम मद्रास केस में, उन्होंने अनुच्छेद 22 की व्याख्या की और इसके संविधान की जो विशेषता है उनको स्पष्ट किया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की कुंजी तथा संविधान का सबसे श्रेष्ठ अंग है। कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रस्तावना क्या है, तो संविधान की कुंजी है और संविधान का श्रेष्ठ अंग है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल कर लेते हैं हम। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की राजनीतिक कुंडली के.एम. मुंशी ने कहा है। संविधान की कुंजी के.एम. मुंशी ने कहा है उद्देशिका को। मूल संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए? तो समाजवाद शब्द जोड़ा गया, पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया और अखंडता जोड़ा गया। तो उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? जिसमें भारत दिया हुआ है, अमेरिका दिया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, ऊपर हम देख के आ चुके हैं। भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। फर्स्ट आंसर हमारा सही हो जाएगा। वर्तमान में संवैधानिक संशोधनों के पश्चात कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? तो इसको नोट करें आप, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। संशोधनों के बाद भारत के संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा?
तो बहुत सरल इजी प्रश्न है। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। भारतीय संविधान निर्माताओं ने देश के नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए? मूल संविधान की बात हो रही है। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने देश के नागरिकों को 7 मूल अधिकार दिए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। तो वर्तमान में पूछा जाए तो 6, लेकिन ये जो प्रश्न की जो भाषा है, प्रश्न की भाषा पे विशेष ध्यान दें। कंपटीशनों में जो एग्जामिनर है वो इसी तरीके से कंफ्यूज करते हैं, तो इस प्रश्न की भाषा पे, लैंग्वेज पे आप ध्यान दें। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए 7। 44वें संविधान संशोधन के पश्चात देश के नागरिकों के मौलिक अधिकार की संख्या कितनी रह गई है? ये 6 रह गई है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा किस मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया? तो ये संपत्ति के अधिकार को बनाया गया। कानूनी अधिकार से मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया संपत्ति के अधिकार को। 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों को मूल कर्तव्य दिए गए। तो ये 10 मूल कर्तव्य दिए गए। वर्तमान में पूछा जाए तो भारतीय नागरिकों के पास 11 मूल कर्तव्य हैं। तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्य कितने हैं? तो 11 हैं, क्योंकि 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा था कि 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक कोई भी बालक बालिका है, उसके अभिभावक का कर्तव्य है कि उसे शिक्षा से वंचित न किया जाए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से प्रेरित होकर लिए गए हैं? तो यह आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो संविधान के भाग 4 में है। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार है। तो इस प्रकार से आप देख लें। एक ही संविधान में परिसंघ और एकीक प्रजातियों का यह अनूठा मिश्रण है। डी बसु ने कहा है, दुर्गादास बसु ने। किस संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों के पूर्ण बहुमत, उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत तथा आधे राज्यों की विधानसभाओं का समर्थन आवश्यक नहीं है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए तो है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन की जब बात हो तो उसके लिए भी है। तो राज्यों के पुनर्गठन का जो मामला है वो साधारण बहुमत से हो जाता है, तो उसके लिए विशिष्ट बहुमत प्लस आधे राज्यों की जरूरत नहीं है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी क्षेत्रीय भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। संविधान के किस भाग में आपातकालीन उपबंधु का उल्लेख है? संविधान के भाग 18 में। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के अनुच्छेद के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल लागू किया जा सकता है? तो यह अनुच्छेद 352 है, जिसके तहत इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। वित्तीय संकट के कारण आपातकाल कौन से अनुच्छेद के तहत लागू किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 360 में। संविधान में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की स्थिति में राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद का प्रयोग कर सकता है? अनुच्छेद 356 का। मूल संविधान में मताधिकार की आयु निर्धारित की गई 21 वर्ष, लेकिन 61वें संविधान संशोधन द्वारा ये घटाकर बाद में 18 वर्ष की गई। तो मूल संविधान की बात पूछ रहा है। प्रश्न की भाषा पे ध्यान दे। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया है? तो अनुच्छेद 51 है, जो नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद है। प्रस्तावना संविधान के आदर्शों और आकांक्षाओं को बताती है। उपयुक्त कथन किसका है? न्यायाधीश सुब्बा राव का है। उद्देशिका में न्याय का स्वरूप कैसा है? सामाजिक है, आर्थिक है और राजनीतिक। 3 प्रकार का न्याय शामिल किया गया है उद्देशिका में। तो इस तरीके से हमने अति महत्वपूर्ण प्रश्नों यानी MCQ भी हल किए हैं और भारतीय संविधान की विशेषताओं को बड़े ही सरल और सहज भाव से मैंने समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर से आने वाला यानी इस भारतीय संविधान और संविधान की विशेषताओं से संबंधित आने वाला कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और इस PDF का लिंक इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इसको PDF को अपलोड करना चाहें और अपलोड करके पढ़ना चाहें तो वहाँ से आप इसका लिंक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।